हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 3 कर रहे हैं। उसमें से टॉपिक्स अब उठाएंगे हम लोग। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से। तो मैं एक बार पूरा चैप्टर का ओवरऑल आपको रिवाइज करा देता हूँ और कुछ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस करता हूँ उसके लिए, ताकि देखिए कैसे अटेम्प्ट होते हैं। तो जल्दी रिवाइज करते हैं। हमने एक पूरा डिटेल यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए क्या, अल्टरनेटिंग करंट आप जानते होंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का जो भी है, और या किसी भी तरीके का जिसमें करंट अल्टरनेटली अपना डायरेक्शन चेंज करे, कभी लेफ्ट गई तो कभी राइट जाए। एक फिक्स टाइम के बाद अपना टाइम वो क्या करती है, चेंज करती है। मैग्नीट्यूड चेंज करती नहीं करती है ये इशू नहीं है, डायरेक्शन अगर चेंज करती है तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अब अल्टरनेटिंग करंट जब बहती है तो यही 5 केसेस मेन होती हैं, 6 केसेस, कि सिर्फ आर हो, सिर्फ कैपेसिटर हो, सिर्फ इंडक्टर हो, आरसी हो, एलआर हो और एलसीआर तीनों हो। एलसी होगा तो ऑसिलेशंस होंगे जो अलग से हम पढ़ सकते हैं। तो अगर प्योर आर होता है अगर, तो इसमें जो बहने वाली करंट होती है और जो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम फेज में होते हैं। एग्जैक्ट बेसिक नहीं बता रहे हैं हम, ओवरऑल रिवाइज कर रहे हैं। आई और वी सेम फेज में होते हैं, इसलिए अगर आई की वैल्यू लिखनी है तो ये जो यहाँ सप्लाई वी नॉट साइन ओमेगा, सभी डायग्राम में जो ये सप्लाई है, सप्लाई जो वी है, आई हैव टेकन वी नॉट साइन ओमेगा टी एवरीवेयर, ध्यान रहे सभी में सप्लाई और वी नॉट साइन ओमेगा टी का है। तो कहा कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, इसलिए जो फेज वोल्टेज का है वही फेज करंट का भी लिख दिया गया है, और V अपन R करंट होता है। पावर लॉस कितना होगा, तो एक जनरल फार्मूला है सभी में पावर लॉस का। किसी भी सर्किट में, सीरीज सर्किट में, एसी सीरीज सर्किट में आप एवरेज पावर लॉस का फार्मूला हमेशा लिखेंगे VRMS IRMS cos फाई, हमेशा सभी में। जहाँ पे VRMS समझ ही रहे हैं आप क्या है, V0/√2। V0 आपका पीक, ये पीक वोल्टेज है तो RMS होगा V0/√2, और IRMS I0/√2। cos फाई वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, तो इसमें फेज डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए cos फाई 1 हो गया, इसलिए सिर्फ VRMS × IRMS हो गया। VRMS मतलब कितना हो जाएगा, V0/√2। IRMS मतलब ये है आपका I0 मतलब V0/R, V0/√2 करेंगे तो I0 आ जाएगा। प्योर R हो गया। प्योर C होता है तो जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, ज़्यादा होती है, इसलिए जो करंट लिखना हुआ तो V0/R की जगह पे यहाँ पर XC लिखते हैं, जिसका वैल्यू 1/ωc होता है। ओमेगा फ्रिक्वेंसी है इस सोर्स, एसी सोर्स का, C कैपेसिटेंस है, तो इसका यूनिट भी ओम होगा, और इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। XC को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो सिंस ये 90 डिग्री है, cos फाई इसलिए पावर 0 होगा। वैसे भी कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो एनर्जी लॉस तो होने का सवाल ही नहीं। जिस सर्किट में R ना हो उसमें एनर्जी लॉस नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज बाकी L और C जो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेज है। अगर प्योर L की बात करें तो अगर इंडक्टर होगा, डेल्टा फाई है, ये इसमें कैपेसिटर में लीड करती है और इंडक्टर में लैग करती है, यानी इसका फेज में हम ये जो अपना फेज पोटेंशियल का फेज ओमेगा टी है तो इस ओमेगा टी -π/2 कर देंगे। यहाँ पर रिएक्टेंस XL होता है, XL की वैल्यू ओमेगा L होती है, L इंडक्टेंस है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। यहाँ भी 90 डिग्री इसलिए पावर यहाँ भी 0 हो, बिकॉज यहाँ भी रजिस्टर नहीं है। अब क्या हो सकता है, अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे हम RC का कॉम्बिनेशन लिए, R लिए XC लिए, तो अब जो इसका जो R है, इसका जो XC है, इसका जो XL है, ये रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिल गया तो उसको हम Z कहते हैं। Z को बोला जाता है इम्पीडेंस, Z को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो ये 3 डायग्राम बने हैं, I के अलोंग
आई के अलोंग इसका आर बनेगा, इसका एक्सी बनेगा, इसका एक्सएल बनेगा। मतलब जब एक्सएल बनाना होगा तो हम नीचे बनाएंगे, एक्सी बनाना होगा तो ऊपर बनाएंगे, आर बनाना होगा तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। ये 3 सीखने वाली चीज़ इन्हीं से मिल के बनता है और इसीलिए फेज हम रटते हैं। तो यहाँ पर आर ऐसे बना और एक्सी है, इसलिए करंट किधर है कैपेसिटर में, ऊपर है, तो एक्सी ऊपर बनेगा और रिजल्टेंट जेड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एंगल होता है फाई। इसलिए यहाँ पर जैसे लीड कर रही आगे, इसलिए यहाँ पर ये जो ओमेगा टी इसमें प्लस फाई जोड़ा गया करंट के लिए, ठीक है, और जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया जाएगा। अब रेजिस्टेंस है इसलिए पावर लॉस होगा, कितना होगा, वी आर एम एस मतलब वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस मतलब वी नॉट अपन रूट टू जेड इंटू कॉस फाई इज आर बाई बेस बाई हाइपोटेनस आर बाई जेड, ये होगा वी नॉट स्क्वायर आर अपन 2z स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक बात और सीख लीजिए यहाँ पर, अगर हमको कहता है कि आप इसमें इसे क्या क्या पूछ सकते हैं, कहा कि आर के क्रॉस वोल्टेज बताओ, सी के क्रॉस वोल्टेज बताओ। अब सी के क्रॉस वोल्टेज अगर जान गए और सी जानते हैं तो आप उसके पास चार्ज निकाल सकते हैं, उसका अंदर एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर करके, तो वो लिखना सीख लेते हैं। तो वी आर कैसे लिखेंगे और वी सी कैसे लिखेंगे, ये अपना अप्लाइड वोल्टेज है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है और रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो करंट का फेज हमको पता है ओमेगा टी प्लस फाई, इसलिए इसका अक्रॉस वोल्टेज का फेज भी करंट वाला ही होगा। तो कितना हो जाएगा, आई जो ई है आई इंटू आर, वी इक्वल आई आर होता है, और साइन क्या लिखेंगे जो करंट वाला है ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और कैपेसिटर में कैसे लिखेंगे, कैपेसिटर में क्या होता है देखिए, कैपेसिटर में करंट लीड कर रही है, कैपेसिटर में करंट लीड कर, यानी वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, किससे, करंट से। तो करंट से कितना पीछे चलता है, 90 डिग्री। करंट आगे है 90 डिग्री से, यानी वोल्टेज पीछे है 90 डिग्री से। तो करंट का इतना है तो वोल्टेज 90 से पीछे है, यानी क्या लिखेंगे, पहले तो आई कैसे लिखेंगे, आई इंटू एक्स सी वी इक्वल टू आई आर, आर की जगह एक्स सी लिखना है, आई आर की जगह एक्स लिख सकते हैं जहाँ यहाँ जरूरत पड़ेगा तो। और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी ये क्या हुआ, करंट का हुआ, और जो वोल्टेज है करंट से लैग कर रहा है तो इसलिए माइनस पाई बाय 2 लिख लेंगे। अब आइए एल आर सर्किट, एल आर तो क्या होगा, आर ऐसे बनेगा, और एल में क्या होता है, एल में करंट लैग कर, जिधर करंट बना उधर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बनाते हैं, इसलिए करंट आई इधर है इसलिए एक्सएल इधर बना है। ये जेड हुआ, जेड हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल, एक्सएल की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ ओमेगा एल होती है, ये निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा, और ये नीचे इसलिए माइनस फाई। अब करंट आपकी लैग कर रही है, पावर लॉस वही से वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये अभी भी आपका वी नॉट स्क्वायर आर अपन 2z स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें वी आर और वी एल तो कैसे लिखेंगे, वी आर क्या लिखेंगे, जो करंट वाला वही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आई आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जो करंट का है वही लिखेंगे। लेकिन एल में क्या लिखेंगे, अब एल के देखिए क्या होना है, इसमें करंट लैग करती है, तो करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है करंट से, तो करंट से लीड कराने का मतलब हुआ आई एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सब कुछ निकल गया, इसमें इसका वोल्टेज आ गया, इसका वोल्टेज आ गया, आई आ गया, पावर लॉस आ गया, इतना ही, इससे अधिक कोई बात नहीं, कभी नहीं पूछी जाती। ये मोर देन एनफ हम बातें बता रहे हैं, जो बोर्ड पे बातें लिखी गई हैं सर्किट के लिए 100% बातें, इतना आपको परफेक्ट आना चाहिए, इससे अधिक कभी ज़रूरत नहीं पड़ता। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है LCR, बिकॉज यहाँ ऑप्शन ज़्यादा पूछने का, तो करते हैं कैसे बनेगा, R ऐसे बनेगा, C में करंट किधर बनती है, देखिए C में करंट किधर बना, ऊपर, इसलिए XC ऊपर बनेगा,
एल में करंट कितना बना है नीचे, इसलिए एक्सएल नीचे बनेगा। अब इनका रिजल्टेंट जो है कि जेड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने माना है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो इन दोनों को जोड़ के हो गया एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ हो गया, यहाँ आर हो गया, तो जेड हो गया अपना कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, जेड हो गया। आई कितना हो जाएगा, वी नॉट अपन जेड कॉस ओमेगा टी +5 इसलिए माने कि ऊपर ये हमने ऐसा लिया है, कहीं पर ओमेगा एल ज़्यादा होगा तो नीचे बनेगा और 5 माइनस लिखेंगे। पावर वी एवरेज वैसे लिखेगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5, वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई √2 आई आर एम एस आई नॉट अपन √2 जेड कॉस 5 आर बाई जेड अभी भी होगा। सो ये देख रहे हैं पावर लॉस का फॉर्मूला तीनों में सेम है ना। अब और ये जो वी आर वी एल वी सी ये लिखना आपको यहाँ सिखा दिया गया, तो वहाँ भी लिख लेंगे। करंट का फेज पता है तो सी में कैसे लिखा जा रहा है आपने देख लिया, और एल में कैसे लिखा जा रहा है, और आर में, तीनों लिखना सीख गए तो वहाँ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। इसमें एक नई बात होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है, जब ये एक्सी और एक्सएल का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो ये वेक्टर कट जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा। तो उस समय अगर ऐसा ओमेगा दिया जाए कि एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो जाए, तो उस स्टेट को बोलते हैं कि सर्किट हमारी रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस का क्या शर्त है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। इसके में एक्सएल की जगह ओमेगा एल रख दीजिए और एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी रख दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा इक्वल 1/√LC। आप करके देख सकते हैं। यही इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ऑफ कोर्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी हुआ, रेडियन पर सेकेंड हुआ, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो अब क्या होगा, जब एक्सी एक से बराबर हो जाएगा तो इसी खत्म होगा तो सिर्फ आर बचेगा, इसलिए जो जेड होगा वो आर हो जाएगा। और जेड जब आर हो जाएगा तो इस तरह का व्यवहार हो जाएगा, किस तरह का, प्योर रेजिस्टेंस, सिर्फ आर है तो सब व्यवहार ऐसा हो जाएगा। द सर्किट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो वहाँ पर जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉस 5 1 हो जाएगा। कॉस 5 क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और कॉस 5 को पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस 5 इज नोन एज पावर फैक्टर, ये ध्यान रहे। ओके, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा पावर फैक्टर। अब जब ऐसा होगा तो जेड मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, देख रहे हैं जेड की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, दिस बिकम 0। जेड इज मिनिमम इफ दिस बिकम 0, सो जेड बिकम्स मिनिमम। इफ जेड बिकम्स मिनिमम, if Z is minimum, this I naught becomes maximum. I naught peak voltage maximum होगा तो RMS भी maximum हो जाएगी, Power loss becomes maximum. Why power loss becomes maximum? Because VRMS तो सप्लाई का V naught by √2 तो नहीं बदलेगा, बट IRMS बढ़ गई भाई। जब पीक करंट बढ़ गया तो IRMS बढ़ गया, बिकॉज IRMS इज पीक करंट अपन √2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के लिए, और कॉस 5 भी मैक्सिमम 1 हो गया। सो जब रेजोनेंस होता है तो मैक्सिमम पावर लॉस होता है। उसका वजह 2 है, एक तो आई का बढ़ जाना और कॉस 5 का मैक्सिमम हो जाना, तो ये मैक्सिमम पावर लॉस होता है। जब एक्सएल इक्वल एक्सी हो जाएगा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा पावर का, या दोनों का क्रॉस जो रीडिंग आएगा वो सेम आना चालू हो जाएगा। तो और मॉड बराबर होगा। मॉड बराबर इसलिए हुआ कि हमेशा ही आउट ऑफ फेज होते हैं, एक में करंट बढ़ता है दूसरे में घटता है, हमेशा आउट ऑफ फेज होते हैं। इसलिए इनके क्रॉस रीडिंग जो है, इसका रीडिंग मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट जस्ट फेज अपोजिट होता है। मतलब इसके क्रॉस जब रीडिंग लेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए जो अप्लाइड वोल्टेज है सीधे आर पर लग जाता है। इसलिए लिखा है यहाँ पर द अप्लाइड वोल्टेज इज टोटली अप्लाइड अक्रॉस द आर। बिकॉज वैसे भी जब एक्सएल एक्सी खत्म हो गया तो सर्किट में क्या बचा, आर बचा, अब वहाँ आर हो जाता है। और यहाँ पर एक क्वालिटी फैक्टर आता है, क्वालिटी फैक्टर पूछता है, उसको बोलते हैं, वो वैल्यू आता है एक्सएल अपन आर, या कभी कभी इसको बोलते हैं शार्पनेस। ये जो रेजोनेंस है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या उसको क्वालिटी फैक्टर भी कहा जाता है, दैट इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। एक्सएल इज ओमेगा एल बाई आर, ठीक है। तो ये हुआ रेजोनेंस सर्किट हुआ, और ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका पूरा डिटेल आपके इस चैप्टर का
कुछ एक दो बातें और है जो मैं बता दूं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं। जब LCR सर्किट रेजोनेंस में आएगी, एक बात ध्यान रखना है, ऑल गिवन इज अल्टरनेटिंग quantities are always represented in terms of their RMS values। कोई क्वांटिटी दी हुई है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब मेनली आपका दो ही है, अल्टरनेटिंग करंट चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये जब दिया हुआ है तो हमेशा आरएमएस ही दिया जाता है। देखिए कोई जैसे वोल्टेज है, चार तरीके का वोल्टेज नाम आ सकता है। एक क्या, वोल्टेज एट टाइम टी मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज यानी वी नॉट, आरएमएस वोल्टेज यानी वी नॉट बाई रूट टू, एवरेज वोल्टेज। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक वोल्टेज, एवरेज, आरएमएस वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज, तो चारों को लग जाना है। बट जो वैल्यू दिया रहता है वो हमेशा आरएमएस का दिया रहता है। चारों के बारे में एक बार छोटा सा हिंट आपको बताते हैं। पहले ध्यान रहे आरएमएस बताता है, और आपको भी कहा था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस सी, मतलब वो आरएमएस बताना है। फाइंड द करंट इन आर, ओम सभी एम्पियर में दिया है, मतलब आरएमएस बताना है आपको। तो आरएमएस दिया रहता है, आरएमएस रिपोर्ट करते हैं। जैसे कहीं देखे होंगे 440 वोल्ट लिखा रहता है, 440 वोल्ट लिखा रहता है, वो क्या है, उस एसी का वो आरएमएस वैल्यू है। 33/11 केवी ऐसा लिखा रहता है, किलो वोल्ट केवी, 33/11 केवी कोई एक सब स्टेशन होता है। तो 33 किलो वोल्ट से वही 11 किलो वोल्ट एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। बट ये जो वैल्यूज होती हैं वो आरएमएस होती हैं। तो अगर ये जो मान लीजिए एक LCR सर्किट कभी रेजोनेंस में होगा, ये रेजोनेंस में हुआ है मान लीजिए, और हमने यहाँ पर V1, V2 और V3 तीन इस पे वोल्टमीटर्स लगा दिए, वोल्टमीटर लगा दिए ऐसे, L है, AC है और R है, वोल्टमीटर लगा देंगे। तो एट, अच्छा ये जो वोल्टमीटर होते हैं, इसको ये AC वोल्टमीटर्स जो होते हैं, ये इनको बोला जाता है हॉट वायर वोल्टमीटर्स। और ये लोग क्या नापते हैं, ये हमेशा VRMS नापते हैं। AC अमीटर होगा तो क्या नापेगा, IRMS। यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो RMS वैल्यूज ही नापते हैं। जो हम लोग पहले पढ़ते थे गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर अमीटर, वो अलग है, उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। यहाँ के वैल्यूज RMS ही नापते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, AC वोल्टमीटर VRMS नापता है, आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ देखिए ये एट रेजोनेंस ये ध्यान रखना है, V1 और V2 का रीडिंग सेम आ जाएगा। अच्छा एक काम और करता हूँ मैं, ये भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं एक और यहाँ पे V4 लगा देता हूँ, जो यहाँ सीधा यहाँ तक नापेगा। एट रेजोनेंस कुछ बातें, पहली बात V1 इज, अब मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, RMS से तो मॉड ही होगा, मैग्नीट्यूड ही होता है। V1 इक्वल V2 होता है। दूसरा बात V3 इक्वल टू अप्लाइड का RMS वैल्यू होता है, यानी अगर ये V0 साइन ओमेगा t है तो ये आ गया V0 बाई रूट 2। और थर्ड V4 की वैल्यू 0 आएगी। LC एक
एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, इसका रीडिंग 0 आएगा। दोनों इक्वल है लेकिन एक अप है तो एक डाउन है, 0 हो जाएगा। ये सब रीडिंग किसका देते हैं आपको? RMS का देते हैं। एक ये बात ते नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब इसमें एक और बात देख लीजिए, इन RMS को जोड़ने के लिए हम फेजर डायग्राम जोड़ते हैं। V1 V2 V3 देते हैं, या कहे कि अप्लाइड बताओ, रेजोनेंस ना हो तब कैसे जोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे गलत हो करते हैं, आपने ध्यान रखेंगे। V1 V2 V3 को जोड़ के V0 निकालना है। कैसे निकालेंगे? रेजोनेंस होगा तब नहीं 0 होगा। मान रेजोनेंस नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इधर R होता है, तो R होता है तो यहाँ पर तो पहले हम लोग VR बना देंगे, जो R मतलब यहाँ V3 बना देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये हम जो पढ़े हैं ये करंट, जिधर करंट था उधर XC बनाए, जिधर करंट था उधर XL बनाए। इसलिए ये जो तरीका है XL नीचे बनाना, XC ऊपर बनाना, ये करंट का फेज होता है। जिधर करंट उधर हम R बनाते हैं। लेकिन अगर आप वोल्टेज बनाते हो तो करंट को उल्टा बनाना होगा, क्योंकि अगर करंट लीड कर रही है तो उसका वोल्टेज लैग बनाएंगे। अगर जहाँ करंट लैग कर रही तो वोल्टेज लीड बनाएंगे। जैसे कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करती है, XC ऊपर बनता है, तो यहाँ पर VC नीचे बनाएंगे, XC ऊपर बनता है, करंट लीड करती है, करंट लीड कर तो वोल्टेज लैग करेगा, नीचे बनाएंगे। और इसमें क्या है, करंट लैग करते इसका वोल्टेज लीड बनाएंगे, इस पे XL ऊपर बनाएंगे। ठीक, देखिए ये जो डायग्राम है ये है फेजर डायग्राम फॉर करंट, ये है फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज। अब इन तीनों का सम जो होता है वो अप्लाइड के RMS के बराबर हमेशा होगा। यही जब बालक ये जो बराबर हो जाता है तो रेजोनेंस हो जाता है, और V अप्लाइड VR के बराबर हो जाता है, जो हम लोग यहाँ लिखे हैं। नहीं तो उसको आपको क्या करना होगा, फेजर्स जोड़ना होगा। जैसे कि V0 अपान √2 क्या हो जाएगा, √VR का स्क्वायर प्लस इन दोनों में जो बड़ा होगा VL माइनस VC का स्क्वायर। अब रेजोनेंस होता तो चीज़ 0 हो जाता है, बट नहीं होगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है। कोई पूछे कि इस वक्त V4 का क्या रीडिंग होगा, तब जान ही गए V1 V2 का सब मतलब VL माइनस VC चाहे VC माइनस VL जो बड़ा हो, मैग्नीट्यूड लिखना, इन दोनों का डिफरेंस ये रीडिंग हो जाएगा। इस वेक्टर को याद रखेंगे तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक मुश्किल चीज़ है, आप याद रखेंगे। ठीक है, बस तो ये हो गया आपका मेन कॉन्सेप्ट्स इतने हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स इतने हैं। एक चीज़ और, जब इतना बात, एक चीज़ और याद कर लीजिए सब लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा का एवरेज फॉर हाफ साइकिल, जैसे 0 से पाई से 2 पाई इज 2/π, एंड फॉर complete cycle it is 0। और क्या याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक काम करते हैं, हम आपको एक टेबल बना देते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा या और क्या कॉस थीटा, और यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज आपको याद करना है किसके लिए, तो हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल में होगा 2/π इसका, और ये 1/2 होता है, और फुल साइकिल के 0 होगा, ये तो 1/2 ही रहेगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
एक ही जैसा हो जाएगा। और साइन थीटा अगर ऐसे हो गया, जितना प्लस उतना माइनस 0 हो जाएगा, फुल में 0 हो जाएगा बट स्क्वायर में 1/2 आएगा। ये भी चीज़ याद रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कोई एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि I = I0 sin ओमेगा टी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन I = I1 + I2 sin ओमेगा टी। कहा कि इसका एवरेज वैल्यू बताइए। फाइंड एवरेज एंड RMS वैल्यू फॉर 1 साइकिल। अच्छा, सिर्फ कोई पूछे फाइंड एवरेज वैल्यू और ये 1 साइकिल ना लिखे तो हमेशा कंप्लीट साइकिल का ही आंसर लिखना है, ये ध्यान रखिए, हमेशा नहीं दे देता। फाइंड एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू मत दे मीन कंप्लीट साइकिल, नहीं दिया तो भी कंप्लीट का ही निकालिएगा। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए एक कंप्लीट साइकिल का निकालना है, इसका एवरेज नहीं तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। पहला बस सीधा आंसर लिख सकते हैं, टेबल याद है तो I एवरेज बताना है एक कंप्लीट साइकिल का। तो साइन ओमेगा टी का, साइन थीटा का कंप्लीट के लिए एवरेज क्या होता है 0, इसका 0 हो गया। और दूसरा आंसर ये वाला I1 I2 लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। I1 I2 का एवरेज बताना है तो क्या होगा, तो कांस्टेंट का एवरेज वही होता है प्लस साइन ओमेगा टी का 0 होता है, यानी हो गया I1, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब RMS बताना है। RMS मतलब होता है स्क्वायर का एवरेज। ये स्क्वायर का ये एवरेज है, ये यहाँ पर हम लोग एवरेज फॉर हाफ साइकिल, एवरेज फॉर फुल साइकिल निकालें। तो ये क्या है, स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है, तो वैसे ही करेंगे। तो बोलिए इसका इस एवरेज क्या होगा, तो IMS मतलब मीन ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, I0 का स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर का एवरेज। समझते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर समझ रहे हैं कैसे, इसका स्क्वायर करते हैं। तो I1 का स्क्वायर कितना हुआ, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका एवरेज लीजिए तो उसको बोलें, ये तो I का स्क्वायर हुआ, IMS का मतलब स्क्वायर का एवरेज, मीन ऑफ स्क्वायर्स। तो I0 स्क्वायर का बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा का 1/2, इसलिए RMS कितना हुआ, तो इसका रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। ये मेथड सीखिए, स्क्वायर किया, उसका एवरेज लिया, उसका रूट लिया, तो RMS बन गया। वैसे ही अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, I1 I2 साइन ओमेगा टी का। तो इसको करते हैं, बी पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं आपके लिए। पहले स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया जाए तो I2 का स्क्वायर इज I1 का स्क्वायर। देखिए I2 कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर, इसको I डैश लिख लेते हैं ना, I डैश लिख लेते हैं, I डैश लिख लेते हैं, बिकॉज 2 I2 हो जाएगा। तो चलिए I डैश का स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर किया जाए जैसे करना है तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ये हुआ A प्लस B का होल स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का मीन लेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट का वही होता है, स्क्वायर का 1/2 होता है, हो गया I2 स्क्वायर बाई 2, और साइन ओमेगा टी का, साइन थीटा का एवरेज कितना होता है 0, तो इधर होगा 0। सो I डैश का RMS कितना होगा, रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हुआ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इसको ऐसे कहता है कि अगर किसी वायर में DC और AC दोनों बहे तो RMS वैल्यू बताओ, तो ये आंसर हो, DC हो गई I1 की और ये AC हो गई, तो कंप्लीट RMS इतना हो गया। अब इसका बहुत महत्व है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन जानबूझ के किया, क्योंकि
आपको डीसी एमीटर और एसी एमीटर पूछता है तो बहुत दिक्कत करता है। मैंने आपसे कहा कि इसे ये कहता है ना क्वेश्चन कि ये करंट बहा किसी सर्किट में तो एसी एमीटर कितना पढ़ेगा, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। और डीसी एमीटर कितना पढ़ेगा तो वो हमेशा एवरेज पढ़ता है, ध्यान रखना। उसका आंसर आएगा I1, उसका आंसर आएगा I1, ये वाला आंसर आ जाएगा I1। सुने नहीं क्या बोले हम? एसी एमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू पढ़ता है और डीसी एमीटर हमेशा एवरेज वैल्यू पढ़ता है। जिस वायर में ये करंट बहेगी उसमें डीसी एमीटर का रीडिंग 0 होगा, बिकॉज इसका एवरेज 0 होगा, और एसी एमीटर का आंसर होगा I0/√2। जिस वायर में ये करंट बहेगी उसमें डीसी एमीटर अगर जोड़ा जाए तो उसका रीडिंग आएगा I1, बिकॉज इसका एवरेज 0 आता है। और लेकिन उसमें अगर एसी एमीटर होगा तो उसका आंसर आएगा इतना। ठीक है, सो ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। ये सब वैल्यूज, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर जान गए तो आप एसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। पिछले 2 साल में आए हुए एसी पे कुछ चैप्टर क्वेश्चंस हम आपके लिए करते हैं। जैसे कि दिया कि क्वेश्चन है ये कि एक कॉइल है जिसका जेड दिया हुआ है 100 ओम। पिछले 2 साल में आए हुए क्वेश्चंस में का ये है 100 ओम। उसमें उस एसी का जो फ्रिक्वेंसी है वह है 1000 हर्ट्ज, और कहता है कि वी लीड I by 45 डिग्री, फाइंड L। ये क्वेश्चन। तो एक कॉइल है जिसका जेड दिया हुआ है 100 ओम, इसका मतलब वो LR सर्किट हुआ। LR, आर के बारे में क्यों नहीं बोला, ये तरीका है। क्या होता है, कॉइल जो है तो कॉइल क्या चीज़, वायर से ही तो बना होता है। तो अगर सोलेनॉइड है तो जो वायर से बना उसका रेजिस्टेंस भी होगा, और दोनों सीरीज में क्यों होगा, बिकॉज जब L में करंट एंटर करेगा तो R में भी वही करंट जा रहा है ना, उसी वायर से होके। सो ये दोनों मिल के वो कॉइल बन गई, और ये डायग्राम हो गया आपका। और जेड की वैल्यू दे दिया कितना 100, और फाई दे दिया कितना 45 डिग्री, यानी R और Z क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कितने हो गए सर, ये है, ये वैल्यू है, ये है आपकी, ये कितना दिया है 100, ये है R और ये है XL, ये है 45 डिग्री, यानी XL कितना हो गया 100 sin 45, तो ये हो गया 100/√2 विच इज इक्वल कितना ओमेगा 2 पाई f इंटू L। f की वैल्यू कितना दिया है 1000, यहाँ से आपको L निकालना। इजी है, कर लेंगे। और करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि L इक्वल टू 20 मिली हेनरी, C इक्वल टू 120 माइक्रोफैरड, R इज इक्वल टू 60 ओम। AC जो सप्लाई उस पर लिखा हुआ है 24 वोल्ट 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो सर्किट में पावर लॉस बताना है, सर्किट में पावर लॉस बताना है। तो किया जाए, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं।
पिछले सालों के कोई पिछले 2 साल में जो क्वेश्चन वही मैंने यूज किया है। ये खूब आया, एसी खूब पूछा जा रहा है, इसलिए इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी कर लीजिए सब लोग। चलिए एलसीआर सीरीज सर्किट है, एसी हट दे दिया, पावर लॉस पूछा है। पहले हम जान लेते हैं कि पावर लॉस होता क्या है। तो पावर लॉस होता है VRMS IRMS cos फाई। जैसे कि हमको पता ही नहीं है क्या पूछा, हमको ये फार्मूला नहीं याद है, मेथड याद है, VRMS IRMS cos फाई। तो cos VRMS, तो ये VRMS दिया है 24 वोल्ट, IRMS निकालने के लिए Z निकालना होगा, cos फाई निकालने के लिए Z निकालना होगा। इसलिए हम लोग वो डायग्राम बनाएंगे ऐसा वाला, R इधर R बनाएंगे कितना हम लोग 60 ओम। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ओमेगा L कितना हो गया, ओमेगा L हो गया 20 × 10⁻³ हेनरी इंटू ओमेगा L हो गया ना, इंटू ओमेगा 2 पाई × 50 ओम, और 1/ओमेगा C कितना हो जाएगा, तो 1/ओमेगा इज 2 पाई × 50 × C इज 120 10⁻⁻6। तो ये अपना ओमेगा L है, अपना ओमेगा C है। सो ओमेगा L इधर बनेगा और 1/ओमेगा C इधर बनेगा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, Z, है ना, Z यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V0/√2 V0/√2 Z इंटू R/Z। ये जो बात हुआ था ना आपसे वाला, अंत में ये कितना आने वाला है, ये आने वाला V0² R/2Z², 2Z²। तो V0 24 है, R 60 है, Z यहाँ से निकलेगा, जैसे यहाँ Z निकाले, ये है Z, ऐसा निकलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा, कैलकुलेशन होगा, Z निकलेगा, Z का स्क्वायर देना, यानी R² XC - XL का स्क्वायर यहाँ लिखना है, फिर आपका ये पावर लॉस निकलेगा। तो यहाँ तो कैलकुलेशन होगा। अब कैलकुलेशन होगा, आपके पास समय कितना बचा इस पर डिपेंड करता है कि नहीं। लेकिन कोई किसी क्वेश्चन को अगर हमको छोड़ना है, समय ज़्यादा लगना है, छोड़ना है, तो ये वही छोड़ सकता है जिसको क्वेश्चन के बारे में पता हो कि हाँ यहाँ ज़्यादा समय लगेगा। जिनको नहीं पता वो करना चालू करेंगे। तो अब इसको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। इसी के लिए आपको रोज़ का टेस्ट देना ज़रूरी है, कौन क्वेश्चन करना है कौन नहीं करना। नहीं आता हो तो नहीं करना हो तो पता है, कुछ आता हुआ क्वेश्चन भी छूटते हैं, ताकि हम उसके बदले कुछ ऐसे क्वेश्चन करें जो कम समय में हो जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, और 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि AC सर्किट इज इन रेजोनेंस, AC सर्किट इज इन रेजोनेंस विथ R = 100 ओम, C = 2 माइक्रोफैरड एंड L = 80 मिली हेनरी। रेजोनेंस है का, ये सर्किट रेजोनेंस में है, ये दिया हुआ है का, फाइंड क्वालिटी फैक्टर। बात हुआ आपसे, क्वालिटी फैक्टर होता है XL/R। सो क्वालिटी फैक्टर इज XL/R, XL इज ओमेगा L/R। ओमेगा का वैल्यू अभी आपको पढ़ाया गया 1/√LC ओमेगा रेजोनेंस में। सो सर ये हो जाएगा 1/√L/C, बस। तो R की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दी गई, L की वैल्यू दी गई, यहाँ पुट करेंगे, विल गेट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन और AC का एक और लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहा कि सब आपके यहाँ आया क्वेश्चन है, V
V इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी, ये दिया हुआ है। और प्योर रेजिस्टिव दिया हुआ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, माने प्योर आर है उसके अंदर, और आर की वैल्यू दे रखी है 50 ओम। कहता है फाइंड टाइम फॉर आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 टू आई इक्वल टू आई नॉट, ये क्वेश्चन। तो ये कैसे होगा, क्या कहा कि प्योर सर्किट है, कहा कि कब समय जब I इक्वल टू जो करंट जो बहेगी वो I0/2 आधा पीक का होगी या पूरा पीक का होगा, उसके बीच का समय बताओ। तो अभी इसमें ये क्वेश्चन देख रहे हैं, सब क्या ज़रूरत है, प्योर रेजिस्टिव कह देना ही काफ़ी या कुछ भी काफ़ी, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो टाइम पीरियड पूछा है, ये साइन ओमेगा टी, ये समझिए। तो ये तो सिंपल, आप अगर आप चैप्टर समझते हो तो सीधे आंसर लिखेंगे। ये सर 0 होता है और ये I0 होता है, नहीं I0/2 कहीं होगा, ये I0 है, ये I0 है और ये I0/2 है, तो ये आपका जानते हैं आप T/4 होता है, ये T है आपका, नहीं T/4 पे I0 T/4 पे ये वैल्यू हो जाएगी। और I0/2 कब होगी, जब ये हाफ होगा। I0/2 होने के लिए वैल्यू हाफ कब होगा, जब ये 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री कब होगा, जब 100 पाई टी जो है 100 पाई टी बिकम्स 30 डिग्री, मतलब π/6, नहीं 30 डिग्री होगा तो I0/2 हो जाएगा। सो टी कितना हो गया सर, यहाँ से टी हो गया 1/600 सेकेंड, इतने दिन में आधा हो जाएगा। और कितने दिन में चौथाई, जब ये π/4 हो जाएगा, जब 100 पाई टी π/2 हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा, तो I0 हो जाएगा मैथ। तो टी तब 81 होगा, T2 कितना हो जाएगा सर, सो 1/200 सेकेंड। तो I0/2 कब था, 1/600 सेकेंड पर। I0 कितना, 1/200 सेकेंड पर समय बताना है, तो 1/200 माइनस 1/600 इज द आंसर। सभी क्वेश्चन आता है, परेशान नहीं। इस जेड का हम क्या करेंगे, 50 ओम का हम क्या करेंगे, ठीक बात है। सो सर ये आपका मैंने एसी चैप्टर एक बार रिवाइज करा दिया। जो मैंने बोर्ड पे कॉन्सेप्ट, जो इस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता है मेंस में, इतना अच्छे से तैयार रखिए, एसी चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। कल फिर और बाकी का जो भी आपने कुछ लोगों ने भेज रखा है कुछ पॉइंट्स, वो और अपने से भी कुछ जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है वो चीज़ें हम कल के लेक्चर में देंगे। आज इतना ही, थैंक यू।